आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से वैज्ञानिक चेतना के वाहक वेंकट रामन पाठ का सार और मुख्य बिंदु। और इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने की और नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे अपना सारा जीवन शोध और अनुसंधान के लिए समर्पित करना चाहते थे। यहाँ शोध का अर्थ है खोज कार्यों में। वे अपना सारा जीवन किसी न किसी नई खोज में लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। परंतु उन दिनों यह सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई थी। उन दिनों यह इतनी अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं कि विभिन्न प्रकार के नए नए शोध कार्य किए जा सकें। इसलिए उनकी यह इच्छा दिल में ही रह गई थी। पहले यह भ्रांति फैली हुई थी कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने इसी भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की। रामन सरकार के वित्त विभाग में सहायक जनरल अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। यहाँ उन्हें अच्छा वेतन और बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थीं। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद खाली हुआ तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी ने उनके सामने सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभालने का प्रस्ताव रखा। प्रोफेसर की नौकरी की अपेक्षा सरकारी नौकरी में ज़्यादा वेतन और सुविधाएं थीं। उनके लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर के पद को अपनाएं या सरकारी पद पर बने रहें। रामन के सामने यह एक कठिन निर्णय था, एक कठिन समय था यह निर्णय लेने का कि वे प्रोफेसर की नौकरी करें या सरकारी पद पर बने रहें, क्योंकि सरकारी पद में अधिक सुख सुविधाएं थीं। अंत में रामन ने प्रोफेसर की नौकरी को स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक सरस्वती की साधना थी। उनके लिए यह निर्णय करना सचमुच अत्यंत कठिन था कि अधिक वेतन और अच्छी सुख सुविधाओं वाली सरकारी नौकरी पर कार्यरत रहें या कम वेतन वाले प्रोफेसर के पद का प्रस्ताव स्वीकार करें। रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग कहा गया है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। हठ करने वाला परिस्थितियां नहीं देखता। इसी प्रकार रामन जिस प्रयोगशाला में शोध कार्य करते थे, उस प्रयोगशाला में सुविधाओं और उपकरणों का नितांत अभाव था। फिर भी रामन ने अपने शोध कार्य जारी रखे। अपने शोध कार्यों को उन्होंने कठिनाइयों की वजह से रोका नहीं, उन्हें जारी रखा। काम चलाऊ उपकरणों का प्रयोग कर उन्होंने अपने शोध कार्य पूरे किए। यह रामन के मन का दृढ़ हठ था, जिसके कारण वे शोध कार्य जारी रख सके। इसलिए उनके प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया है। यह हठयोग विज्ञान से संबंधित है, इसलिए आधुनिक कहना उचित है। वास्तव में रामन की दृढ़ इच्छा शक्ति को हठयोग की संज्ञा दी गई है। रामन की खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रामन प्रभाव के अंतर्गत ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन तरल या रवेदार पदार्थ से गुजरते हुए उसके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश पा जाते हैं या कुछ अंश खो देते हैं। दोनों ही परिस्थितियां प्रकाश के रंग में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा को खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। इसी को रामन की खोज कहा जाता है।
रामन प्रभाव की खोज से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया मतलब आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह तकनीक मुश्किल भी थी और इसमें गलतियों की संभावना भी अधिक रहती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1929 में सर की उपाधि दी गई। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। रोम का मैथ्यूसी पदक मिला। रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक मिला। फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला उन्हें, और उन्होंने सोवियत रूस का लेनिन पुरस्कार भी प्राप्त किया। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि रामन को अधिकतर पुरस्कार तब मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। रामन भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें विश्व के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें वर्ष 1930 का नोबेल पुरस्कार भी शामिल है। रामन को जब ये पुरस्कार मिले तब भारत इंग्लैंड का उपनिवेशक था और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में भारतीय विज्ञान की पहचान विश्व को मिली तो यह औपनिवेशिक भारत के लिए गौरव की बात थी और इससे सामान्य भारतीयों की चेतना जागृत हुई। रामन नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया और देश के भावी नागरिकों को एक सफल वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश हैं। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। वे वैज्ञानिक चेतना एवं दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, सादगी एवं उच्च वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक थे। रामन का मानना था कि हमारे आसपास अनेक प्राकृतिक घटनाएं निरंतर घटती रहती हैं। हमें इनका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से करना चाहिए। हमारे आसपास रहस्यों को उजागर करने वाली ना जाने कितनी वस्तुएं पड़ी हैं। इन वस्तुओं को वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति की तलाश है। इस प्रकार उन्होंने इन वस्तुओं के द्वारा जीवन के अनेक रहस्यों को उजागर करने का संदेश दिया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि हमें हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत एवं चेतना संपन्न रहना चाहिए। उनका जीवन साधारण से असाधारण उपलब्धि की यात्रा का संदेश देता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।